DJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन। दोस्तों, वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब उत्तर वैदिक काल पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे वीडियो वैदिक काल को लेकर के बहुत सारे आ रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक्स है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और हम अंतर नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि ये उत्तर वैदिक काल घटना है या फिर ये वैदिक काल घटना है। यदि हम बड़े कंपटीशन को देंगे तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इसको उत्तर वैदिक काल में क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति कैसी थी, वहाँ पर हमें आपको दिक्कत हो जाती है। और मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद कोई किताब ना खरीदें, कोई किताब से ना पढ़ें, क्योंकि मैं उन सारी किताबों का निचोड़ आपको दे रहा हूं जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप चाहें तो मैं एक सूची भी यहां पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है। आइए मित्रों, देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन में दोस्तों आर्थिक जीवन। फिर मैं यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस बोल दूँगा। कृषि पढ़नी है, शिल्प उद्योग पढ़ना है, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि हो गया, शिल्प उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया। ये तीन चीज़ें मायने रखती हैं कि स्थिति कैसी रही होगी उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे पहले हम कृषि पर विचार करेंगे दोस्तों। आइए तो हम कृषि पर विचार करते हैं। कृषि, उत्तर वैदिक कालीन कृषि कैसी थी? तो प्रमुख साधन हो गई थी, ये प्रमुख साधन हो गई थी कृषि, आपको ये नोट कर लेना है। और ऋग वैदिक काल में कैसी थी? वहाँ पर द्वितीय स्थान पर थी, पशुपालन प्रथम स्थान पर था। तो मित्रों, आइए देखते हैं। अब देखिए कृषि के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं नोट करूँ, आप भी साथ में नोट करते रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्षेत्र आधारित, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कृषि पर से पढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्षेत्र पर आधारित। क्षेत्र पर आधारित जनपदों का उदय हो गया। क्षेत्र पर आधारित जनपदों का उदय हो गया। जनपद, इसके पहले जनपद जन थे, जन और जन मिलके जनपद हो गए। यदि हमारा वीडियो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जनपद या कुछ शब्द समझ में ना आए तो आप पीछे से हमारे वीडियो देखना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ की जो भूमि है मित्रों, यहाँ की जो भूमि है, क्या यहाँ की जो भूमि है वो निजी हो गई थी। कैसी हो गई थी? निजी भूमि हो गई थी। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वहाँ की जो भूमि है वो निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। और लोग कृषि पर ध्यान ना दे करके वो पशुपालन पर ध्यान देते थे, इसलिए वहाँ पर भूमि का महत्व नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब भूमि का महत्व हो गया, इसलिए भूमि निजी हो गई। जनपद क्षेत्र आधारित हो गए कि हमारा कितना बड़ा क्षेत्र रहेगा। मैं धीरे धीरे इस पर और चर्चा करता रहूँगा। चलिए, अब यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? लोहे का ज्ञान हो गया। जब लोहे का ज्ञान हो गया तो एक क्रांति सी आ गई, लौह क्रांति भी हम आपको बताएंगे, टाइम मिला तो। लोहे का जब ज्ञान हुआ तो एक क्रांति सी आई, क्षेत्र विस्तार हुआ, क्षेत्र कृषि में और ज़्यादा विकास हुआ। कैसे हुआ देखते हैं मित्रों। जब लोहा हमारे पास नहीं था तो खेत को जोतना, मतलब ज़मीन को फाड़ कर अनाज निकालना, ये आसान नहीं था। जब लोहा हमारे पास नहीं था तो पेड़ों को काट के, जंगलों को साफ करके वहाँ खेत बनाना या गांव बसाना, ये आसान नहीं था। तो लोहे का जब ज्ञान हुआ तो पेड़ों को काटा गया, उनसे खेत बनाए गए, उन पे शहर गांव बसाए गए और ज़मीन को फाड़ फाड़ के खेत बनाए गए। जो ऊसर बंजर ज़मीन थी उसको उपजाऊ बनाया गया। ये सब कुछ संभव हुआ तो लोहे से संभव हुआ, हल बना के संभव हुआ। चलिए मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं लोहा। लोहे का महत्व हम दो तरीके से देखेंगे। लोहे का महत्व हम दो तरीके से देखेंगे। एक महत्व ये हमें देखना है, क्या देखना है कि जब लोहा प्राप्त हुआ लोगों को, उत्तर वैदिक काल में लोहा ज्ञान हुआ तो लोहे के हल, यहाँ पर लोहे के हल प्राप्त हुए। हलों से खेत की जुताई हुई जिससे फसल में वृद्धि हुई। क्या हुई? फसल में वृद्धि हुई। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या हुआ? दूसरे पॉइंट पर यहाँ कुल्हाड़ी का जन्म हुआ। कुल्हाड़ी,
जब कुल्हाड़ी का जन्म हुआ तो इस कुल्हाड़ी से मित्रों क्या हुआ, यहाँ जंगल साफ करे गए, यहाँ पर जंगल साफ करे गए, जंगल साफ करे गए, जिससे निर्माण किसका हुआ, खेत बने। ठीक भाई, और यहाँ पर गांव बसने लगे, खेत बने और गांव बसने लगे। इससे ये आधारित होता है कि क्षेत्र आधारित जनपद का यहाँ पर उदय हुआ। अब भूमि निजी भूमि हो गई, जो जितना साफ कर पाएगा उसके क्षेत्र में रहेगा। तो ये मित्रों लोहे से इसका इतना विकास होता है और उत्तर वैदिक काल में अब नई सी क्रांति आ जाती है। तो यहाँ पर अब लोग स्थायी जीवन जीना शुरू कर देंगे। ऋग वैदिक काल में स्थायी जीवन इनका नहीं था, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, जब इन दोनों से हम देखेंगे तो एक क्रांति आती ही नई सी। उन क्रांति से प्रभाव क्या होता है, प्रभाव में तो ये होता है कि अन्न का यहाँ पर भंडार, अन्न के भंडार बढ़ने लगे हैं। कहा भी गया है ग्रंथों में कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। मैं आगे बताऊंगा कि ये किस किताब से लिया गया, कहाँ से लिया गया है। तो अन्न ही ब्रह्म है, ऐसे शब्द यहाँ पर यूज होने लगे थे मित्रों। अब देखिए क्या कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, तो ये कहाँ कहा गया है ये भी जानना जरूरी है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब कृषि का महत्व किस हद तक था ये भी जानना जरूरी है। तो मित्रों कृषि का महत्व किस हद तक था जानना जरूरी है। इसमें हमें बात करें तो राजा जनक ने स्वयं हल चलाया था, स्वयं खेत में हल चलाया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि कृषि का कितना अब यहाँ पर महत्व हो गया है। जब हल चलाया था तो इनको सीता जी प्राप्त हुई थी, सीता से जी प्राप्त हुई थी, इसीलिए जुते हुए खेत को सीता कहा जाता है। जुते हुए खेत में जो कूड़ बने होते हैं प्रॉपर उनको सीता कहा गया, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जुते हुए खेत को सीता के नाम से भी संबोधित किया गया है। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए इसमें और कौन कौन सी बातें आई हैं। आपने इंद्र का नाम सुना होगा, इंद्र जो कि सर्वोच्च देवता थे। अब इनका स्थान थोड़ा निम्न हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा कि इन देवताओं के नाम बदलेंगे, इन देवताओं के स्थान कार्य भी बदलेंगे, मैं सब इस पर बात करूंगा। तो इंद्र को यहाँ पर सुनासिर, एक शब्द आया है सुनासिर, सुनासिर प्रयोग किया गया। सुनासिर का मतलब होता है हलवाहा, सुनासिर का मतलब होता है हलवाहा। ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि इंद्र फसल की देवता हो जाएंगे और इनके लिए शब्द आया सुनासिर या हलवाहा, जिससे प्रतीत होता है कि जो ऋग वेद काल का सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा देवता था वो अब यहाँ पर कृषि का देवता हो गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कृषि का महत्व ज़्यादा बढ़ गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। चलिए अब आगे हम फिर बात करते हैं इसी के बारे में। आज मैं रेड कलर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, यदि आपको साफ ना दिखे या समझ में ना आ रहा हो तो आप बता देंगे, मैं इसको हटा दूंगा और सिर्फ एक ही कलर ब्लैक कलर से आप तक बातें पहुँचाऊँगा। यदि हम बात करें कृषि के बारे में, फिर मित्रों हम कृषि लेते हैं, मेरे साथ आप नोट करते रहेंगे ज़्यादा बेहतर है। यदि हम कृषि की बात करें तो एक वेद है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें यदि तो यहाँ पृथ्वीवेन, क्या है मित्रों? पृथ्वीवेन, या एक और पृथ्वीवेन का नाम आता है पृथुवैन, पृथ्वीवैन, पृथ्वीवैन या पृथुवैन एक नाम आता है जिनको मित्रों क्या कहा गया है? कृषि का पहला इंजीनियर, कृषि का पहला इंजीनियर, कृषि का पहला इंजीनियर, प्रथम इंजीनियर कहा गया है पृथ्वीवैन या पृथुवैन को कृषि का पहला इंजीनियर कहा गया है अथर्ववेद में। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इन्होंने क्या किया था कि पहला इंजीनियर कह दिया गया? तो मित्रों इन्होंने हल चलाया था, हल का निर्माण किया था, हल
का निर्माण किया था। प्रश्न यदि पूछा जाए कि हल के निर्माणकर्ता कौन है, तो पृथ्वीवैन या पृथुवैन, जिनको कृषि का पहला इंजीनियर कहा जाता है, इन्होंने हल का निर्माण किया था। फिर और इनके लिए शब्द आए हैं दोस्तों, क्या? अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक। और क्या आया है? अति वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। कीटों से फसल की रक्षा, कीटों से फसल की रक्षा, ये सब अथर्ववेद की बात हो रही है अभी। कीटों से फसल की रक्षा हेतु मंत्र का यहाँ प्रयोग किया गया, मंत्र का प्रयोग किया गया। मतलब अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश और बिल्कुल बारिश ना हो, और कीटों से फसल की रक्षा कैसे की जाए, इनसे संबंधित यहाँ पर मंत्र थे। मंत्र पढ़ के फसल को बचा लिया जाता था, ऐसी मान्यता थी। जो कि कृषि का यहाँ पर आपको महत्व दिख रहा होगा कि अब यहाँ पर देवी देवताओं से कृषि के काम करवाए जा रहे हैं, मंत्र उच्चारण से कृषि के काम करवाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर मित्रों देख सकते हैं। अब देखिए नहरों का प्रथम उल्लेख, नहरों का प्रथम उल्लेख, नहरों का प्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में ही आपको मिलेगा। नहरों का प्रथम उल्लेख भी यहाँ पर आया है, या चर्चा ही है, जिसको क्या कहा गया, एक शब्द प्रयोग किया गया, मित्र नोट कर लेंगे, कुल्या। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कुल्या। कुल्या उत्तर वैदिक काल में नहर थी, लेकिन वैदिक काल में इनको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर ज्ञान हो गया है। तो नहरों का भी प्रथम उल्लेख यहाँ पर आया, जिसको कुल्या के नाम से जाना गया। एक पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। आगे हम बात करें तो यहाँ पर एक और ग्रंथ है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता एक ग्रंथ है मित्रों, नोट कर लेंगे। इसमें कृषि का देखो कितना अच्छा महत्व बताया गया है। कृषि उर्वरा थी, कृषि बहुत ज़्यादा अनाज दे रही थी, तो इसमें बताया गया है 4, 6, 8, 16, 4, 6, 8, 12, 24, 4, 6, 8 और 12, 24 बैलों के द्वारा खेत की जुताई होती थी। खेत की जुताई होती थी। एक पॉइंट, 4, 6, 8, 12, 24 बैलों से खेत की जुताई होती थी। वाजसनेयी संहिता में ये शब्द कहा गया है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इससे प्रतीत होता है कि खेती के लिए कितना महत्व था यहाँ पर, कि एक खेत में कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 12, कहीं 24 एक साथ जोतते थे। अब इससे महत्व का पता लगा सकते हैं मित्रों। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, इससे एक और प्रतीत होता है कि गहन जुताई के साक्ष्य मिले, गहन जुताई के साक्ष्य मिले। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में मित्रों क्या कहा गया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। शतपथ ब्राह्मण, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा मित्रों। चलिए अब शतपथ ब्राह्मण में कुछ शब्द प्रयोग करे गए हैं कृषि के लिए। अब देखिए शब्द बहुत बार पूछे गए हैं, मैं कई बार एग्जाम देने गया, उसमें शब्दों का हमें मुलाकात हुई। आपसे यदि मुलाकात हो तो आप इनसे पहले यदि परिचित हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शतपथ ब्राह्मण की मैं बात करता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में बात करता हूँ तो कृषि के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए शतपथ ब्राह्मण में। जैसे एक होती थी जुताई, क्या होती थी? जुताई। पहले खेत की जुताई होती है, जब जुताई होती है तो इसके लिए वसंत एक शब्द प्रयोग किया गया। क्या? वसंत एक शब्द प्रयोग किया गया जुताई के लिए, वसंत। फिर बात करें हम, फिर होती थी बुआई। क्या? बुआई। यदि हम बुआई की बात करें तो बुआई के लिए कसंत शब्द एक प्रयोग किया गया। क्या? कसंत। ये नोट कर लेंगे, पूछे जाते हैं मित्रों। कसंत एक शब्द प्रयोग किया गया बुआई के लिए, कसंत। फिर होता है कटाई। कटाई के लिए देखिए, कटाई मतलब कोई भी फसल काटी जाए तो कटाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? लूनंत। लूनंत
लुनंत शब्द प्रयोग किया गया। नोट कर लेंगे, लुनंत शब्द कटाई के लिए। अब होता है मड़ाई के लिए कौन सा शब्द किया गया? मड़ाई। मड़ाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो मृणंत। मृणंत। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये मड़ाई क्या होती है? जैसे हम कोई फसल है, जैसे कि सरसों की हो गई फसल, या धान की हो गई, या फिर गेहूं की हो गई, तो इसको पहले काट के लाते होंगे और एक मैदान में डाल देते होंगे। जैसे ये काट के लाए, ये खलिहान है और यहाँ ये फसल को इस तरीके से डाल दी गई। फिर इसके ऊपर मड़ाई तो हमने देखी है जो हमारे खेतों में होती थी कि इस पर बैलों को चलाया जाता था। जैसे कि जुताई होती है सेम ऐसे बैलों को इस पर चलाया जाता था, तो इससे दाने फूट जाते थे। फिर बैलों को हटा के यहाँ रख दिया जाता था, फिर इससे दाने निकाल लिए जाते थे। फिर बचा हुआ जो अनाज है जो भी निकला नहीं है फली से, फिर यहाँ पर डाल दिया गया। फिर इस पर बैल चलाए गए, जो बैल चलाए गए तो इससे फिर वो फूट गया, जो फली फूट गई, फिर इससे अनाज निकाल लिया गया। तो ऐसा ही मड़ाई होती थी। तो मित्रों ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेंगे, कहीं से चूकना नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आप हमारे वीडियो को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इतिहास में मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। चाहे आप पीसीएस दें, चाहे एस दें, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे आरआरबी, कुछ भी दें, मैं कथन भी आपको पढ़ाने वाला हूं जो नेट जीआरएफ या आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं। मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। जितना मैं कर सकता हूं अपने सब्जेक्ट में उतना मैं करने का यहाँ पर भरसक प्रयास करूंगा। चलिए मित्रों, अब तैत्तिरीय संहिता क्या कहती है? क्या एक होती है तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता में भी कुछ शब्द प्रयोग करे गए हैं। मैं बार बार देखो 3 दिन से कह रहा हूँ कि कहीं शतपथ ब्राह्मण, कहीं तैत्तिरीय संहिता, कहीं अथर्ववेद, मतलब कृषि का वेदों में अब महत्व हो गया है। सोचिए कितना महत्व रहा होगा उस समय कृषि का, उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले गायों का महत्व था ऋग्वेद काल में, तो देखिए गाय बार बार उल्लेख हो रहा था। तो जिसका उल्लेख ज़्यादा बार हो रहा है ग्रंथों में, मतलब इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि वर्ष में 2 बार, तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी। फसल उगाई जाती थी, वर्ष में 2 बार फसल उगाई जाती थी। ऐसे साक्ष्य तैत्तिरीय संहिता से हमें प्राप्त हुए हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब मैं यदि बात करूं मित्रों अपने उत्तर प्रदेश से, जहां बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो एक ज़िला है एटा। एक ज़िला क्या है मित्रों? एटा। एक ज़िला है एटा। यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा स्थान है? अंतरजी खेड़ा। एक स्थान है अंतरजी खेड़ा। एक स्थान है अंतरजी खेड़ा, जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं कृषि के। कौन कौन जी मिले हैं? एटा। एटा देख लीजिए मित्रों, एटा। एटा से अंतरजी खेड़ा से कुछ साक्ष्य मिले हैं फसलों के। कौन कौन से मिले हैं? तो गेहूँ, चावल, जौ, ये प्रचुर मात्रा में मिले हैं। गेहूँ, चावल और जौ, जिसको हम यौ भी बोलते हैं। तो गेहूँ, चावल, जौ, इनके साक्ष्य मिले हैं एटा अंतरजी खेड़ा से। मेरठ, हस्तिनापुर से भी कुछ मिले हैं। मेरठ, मेरठ में एक स्थान है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्यों को भी नोट कर लेना है। कौन कौन से? चावल और जंगली गन्ना। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल और जंगली गन्ना, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। मित्रों आज थोड़ी सी लाइट हमारे पास कम है, लेकिन आपको दिख रहा होगा। मेरे शब्दों पर और मेरी लिखावट पर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख कुछ फसलें भी थीं, उनके नाम देख लेते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थीं? प्रमुख बहुत पूछी जाती हैं फसलें। प्रमुख फसलें थीं, कौन कौन सी थीं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। गेहूँ एक फसल थी, गेहूँ। गेहूँ को क्या कहा जाता था? आज जो गेहूँ है तो उस समय क्या कहा जाता होगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो गोधूम, क्या बोलते थे? गोधूम। गेहूँ को गोधूम के नाम से जानते थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? चावल। चावल, चावल को ब्रीही,
या व्रीहि, व्रीहि के नाम से जानते थे। एक और नाम था, इसको हम अक्षत भी बोलते हैं चावल को, व्रीहि, साथ में तंदुल, तंदुल, तंदुल एक नाम है, इससे भी इसको पुकारा गया। अगला है धान को साली के नाम से जानते थे, धान, धान को साली के नाम से जानते थे, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, साली के नाम से जानते थे। सरसों को सरिस का, सरसों, सरसों को सरिस, सरसों को सरिसाका, सरिसाका के नाम से जानते थे सरसों को। अगला है जौ को यौ के नाम से जानते थे, मैंने आपको बताया भी, जौ को यौ के नाम से जानते थे। और दोस्तों गन्ना, गन्ना को इच्छ के नाम से जानते थे, गन्ना, गन्ना को इच्छ के नाम से जानते थे, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मूंग या उड़द को मासक, मूंग की दाल बनती है, मूंग या उड़द को मासक के नाम से जानते थे, क्या, मासक। ये फसलें देखिए, बहुत सारी फसलें हैं, अभी मैंने आपको नहीं बताई, बहुत सारी दालें हैं, लेकिन ये फसलें मैंने देखा तो यूपीएससी और टीजीटी में ये बहुत बार पूछी गई हैं, इसलिए मैं उनको लेके आया हूँ जो कई बार पूछी गई हैं। बाकी बहुत सारी फसलें हैं, आप चाहें तो किताबों से पढ़ सकते हैं। केसी श्रीवास्तव से मैं पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी को लेकर के वो आप पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी में मैटर आपको नहीं मिलेगा, केसी श्रीवास्तव में आपको ये मैटर मिल जाएगा। चलिए मित्रों, ये हो गया। अब देखिए कुछ इनके लिए शब्द भी थे, शब्द भी थे, तो क्या था, कष्टिपक्ष, एक शब्द है कष्टिपक्ष, कष्टिपक्ष एक शब्द मित्रों है कष्टिपक्ष। ये जुताई के बाद प्राप्त जो फसल होती थी, क्या, जुताई के बाद, जुताई के बाद जो हमें फसल प्राप्त होती थी उसको कष्टिपक्ष के नाम से जानते थे। एक है अकृष्टपक्ष, क्या है, अकृष्टपक्ष, एक अकृष्टपक्ष है, ये जुताई के पहले, जुताई के पहले, जुताई के पहले हमें प्राप्त होते थे, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब सिंचाई के साधन मित्रों देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब मित्रों सिंचाई के साधन देखते हैं, बहुत आसान है, बस कुछ सेकंडों में हो जाएगा। सिंचाई के साधन यदि हम बात करें तो कैसे थे सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन अब यहाँ पर दो प्रकार के हो गए। ऋग्वेद में हम सिर्फ एक प्रकार के पढ़ते थे, कौन से, स्वयंजा, स्वयंजा प्रकार के हम पढ़ते थे। स्वयंजा मतलब जो स्वयं सिंचाई हो, के जैसे वर्षा का जल, वर्षा का जल, एक ये स्वयंजा जैसे वर्षा का जल। फिर सनितमा, सनितमा, सनितमा यदि हम बात करें तो सनितमा जैसे जो कृत्रिम हो, कृत्रिम मतलब कि कुआं, तालाब, नहर, कुआं, तालाब, नहर, इनके द्वारा जो सिंचाई होती थी जिनको सनितमा के नाम से जाना जाता था। स्वयंजा, स्वयं जो सिंचाई या वर्षा का जल, तो ये ऋग्वेद में था। उत्तर वैदिक काल में ये दोनों हो गए, पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए नहर जो है इसका ज्ञान इनको प्रारंभ में नहीं है, लेकिन अब हो रहा है, तो इसके लिए एक शब्द आया है, क्या आया, कुल्या। मैंने आपको भी बताया कुल्या आया, कहाँ मिला, तो ये अथर्ववेद में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अथर्ववेद में कुल्या आया, कुल्या का मतलब नहर होता है, तो अथर्ववेद में नहर का पहली बार उल्लेख आया है। अब पशुपालन में तो देख लेते हैं, पशुपालन, पशुपालन बहुत ज़रूरी है। बस अब देखिए पशुपालन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पशुपालन, पशुपालन में किसको किसको पालते थे, सबसे पहली बात दो नए जानवर यहाँ पर जान गए, कौन कौन से हैं, दो नए जानवर जो ऋग्वेद में नहीं था। तो क्या नहीं था वहाँ पर, तो हाथी नहीं था, और क्या नहीं था, तो हाथी नहीं था नए जानवर, और शेर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो बाघ, हाथी पालने वाला, मतलब बाघ, जैसे बाघ प्लस हाथी
जो पालता था उसको क्या बोलते हैं, ये एक बार पॉइंट पूछा गया था, नोट कर लीजिए। तो हस्तिप, हस्तिप उसको बोलते हैं, हस्तिप, हस्तिप नाम देते हैं जो नए जानवर पालता था, जैसे कि यहाँ पर बाघ और हाथी, जिसको हस्तिप बोलते थे। यहाँ पर क्या है, तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, जैसे मित्रों गाय, बैल, भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी आदि, ये सारे यहाँ पर शब्द थे। तो महोच एक शब्द आया है, महोच, ये नोट कर लीजिए, पूछा गया है महोच, महोच, महोच शब्द बड़े बैल के लिए प्रयोग किया गया है। महोच शब्द जो है वो बड़े बैल के लिए प्रयोग किया गया है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। चलिए अगला, और भी 2-3 पॉइंट बचे हैं, बस देख लेंगे, वीडियो समाप्त होने वाली है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। शिल्प एवं उद्योग, शिल्प एवं उद्योग की चर्चा करेंगे। शिल्प एवं उद्योग की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों बात करें वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता, वाजस्नेही संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इससे हमें शिल्प एवं उद्योग की जानकारी होती है। क्या होती है, अब देखिए इन दोनों से, वाजस्नेही संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण से एक सूची मिलती है हमें, सूची मिलती है। क्या मिलती है, सूची, व्यापारियों की या काम करने वालों की सूची मिलती है। वो शब्द जो हैं यही मुझे पढ़ना है, देखना कौन कौन से शब्द थे। जैसे कि हो गया एक कटंकी कर, एक शब्द है कटंकी कर, कटंकी कर, कटंकी कर शब्द जिनकी सूची वहाँ पर मिली है, तो ये शब्दार्थ पूछे जाएंगे आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। कटंकी कर जो बुनाई कटाई का काम करता हो, जो बुनाई और कटाई का कार्य करता हो, उसे कटंकी कर के नाम से जाना जाता है। फिर है बिदलकर, एक शब्द है बिदलकर, एक शब्द है बिदलकर, तो ये टोकरी बनाने वाला था। बिदलकर टोकरी बनाने वाला, टोकरी बनाने वाला था, टोकरी बनाने वाला एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों, टोकरी बनाने वाला। फिर यदि हम बात करें कुतल, तो ये कुतल नहीं कुताल है, कुताल ये है कुंभकार, कुंभकार, कुताल जो है ये कुंभकार है। एक और शब्द है इसके लिए, देखें राजयिता, रजयिता, हाँ रजयिता, रजयिता मतलब ये पेंटर, रजयिता का मतलब ये पेंटर हो गया, रजयिता का मतलब पेंटर है। रज्जू सर्प, ये शब्द एक आया है मित्रों, रज्जू सर्प, रज्जू सर्प एक आया है जो रस्सी बनाता था, जो रस्सी बनाता था, जो रस्सी बनाता था, इसको रज्जू सर्प के नाम से जाना गया है। तक्षण एक शब्द आया है, तक्षण नोट कर लेंगे मित्रों, तक्षण बढ़ई के लिए आया है, बढ़ई के लिए आया है तक्षण। इसको हम जब हम आगे पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी में, तो इनको श्रेणी के नाम से पढ़ेंगे मित्रों। एक आया है चर्मकार, चर्मकार चमड़ा या चमड़ी उतारने वाला, चमड़ी उतारने वाला, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार पूछे गए हैं। मैं उन्हीं को यहाँ पर लेके आया हूँ, जिनके पूछने की संख्या 3 या 4 है। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो 1 या 2 बार पूछे गए, वो पॉइंट लेके नहीं आया हूँ, इसलिए आप भी मित्रों को नोट कर लेंगे। तो ये क्या थे, जो सूची मिली है वाजस्नेही संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। अब मित्रों पढ़ लेते हैं धातु उद्योग क्या था। चलिए धातु उद्योग के बारे में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा वीडियो करेंगे, आप देख लीजिए। धातु, धातु उद्योग में किसका किसका यहाँ पर है। तो धातु उद्योग की यदि हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर एक शब्द आया कृष्ण अयस, कृष्ण अयस शब्द आया है, या श्याम अयस, या श्याम अयस शब्द आया है। ये शब्द लोहे के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया गया, लोहे के लिए प्रयोग किया गया। लोहित अयस एक शब्द आया है,
लोहित अयस, अयस मतलब धातु, लोहित अयस शब्द आया है। ये किसके लिए? तो ये तांबा के लिए शब्द प्रयोग किया गया, तांबा के लिए शब्द प्रयोग किया गया, आप नोट कर लेंगे। एक है रिपु, त्रपु है, त्रपु, त्रपु ये कांसा के लिए प्रयोग किया गया, त्रपु शब्द कांसा के लिए प्रयोग किया गया है। लोहित अयस तांबा के लिए प्रयोग किया गया है। हिरण्य सोना के लिए प्रयोग किया गया शब्द, हिरण्य क्या के लिए? सोना के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, हिरण्य शब्द सोना के लिए प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों 2 पॉइंट और देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लाइट का आज हमारे पास प्रबंध नहीं है। चलिए मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद, एक है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ये मित्रों पूछे जाते हैं बहुत सारे। ऐतरेय ब्राह्मण, इनको एक शब्द आए हैं, एक है श्रेय, एक शब्द आया है श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन शब्द आया है, और एक यहाँ पर इससे संबंधित आया है ऐतरेय ब्राह्मण में, तो ये श्रेष्ठ शब्द आया है, श्रेष्ठ शब्द आया है। तो इन शब्दों की बात करें तो ये दोनों शब्द व्यापारियों के लिए प्रयोग होते थे, व्यापारियों के लिए प्रयोग होते थे। आप नोट कर लेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठ कहा गया, बृहदारण्य में श्रेष्ठिन कहा गया। फिलहाल ये अगर आपको श्रेष्ठ मिल जाएगा तो आप ऐसे लगा देंगे, व्यापारियों के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक, तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या बताया गया है? जो उधार दिया गया धन वो कुसीद कहलाता था, कुसीद क्या कहलाता था? कुसीद, कुसीद का मतलब है उधार दिया गया धन, उधार दिया गया धन वो कुसीद कहलाता है, आप नोट कर लेंगे। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या कुसीदन शब्द दिया गया है, कुसीदन। शतपथ ब्राह्मण में एक शब्द आया है कुसीदन, उधार देने वाला, क्या? उधार देने वाला, ये कुसीदन है, कुसीद उधार दिया गया धन है। व्यापार वाणिज्य की यदि हम बात करें मित्रों तो शतपथ ब्राह्मण आवासनीय संहिता, इसमें देख लीजिए व्यापार वाणिज्य के लिए कुछ शब्द हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इनको व्यापार का भी ज्ञान था। चलिए व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, 2 आपको ग्रंथ पढ़ने हैं। कौन से? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और एक हो गया आपका वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। ये 2 ग्रंथों में देखो क्या क्या बात कही गई है। तो पूर्वी एवं पश्चिम समुद्र का यहाँ पर ज्ञान है, पूर्वी एवं पश्चिम समुद्र का यहाँ पर ज्ञान है, जिससे मुझे पता हो रहा है शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिम समुद्र का ज्ञान है, तो पूर्वी पश्चिम समुद्र मार्ग से इनका व्यापार होता होगा। अब देखिए कैसे होता होगा, कैसे जाती होंगे, तो वाजसनेयी संहिता इसका प्रमाण देता है। 100 डंडों वाली पतवार का उल्लेख है, 100 डंडों वाली पतवार का उल्लेख है वाजसनेयी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी पश्चिम समुद्र का उल्लेख किया गया है व्यापार एवं वाणिज्य के लिए। तो आप ये शब्द क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। फिर यदि हम बात करें, अब जब व्यापार हो रहा था तो नाप तोल भी हो रही थी, बिल्कुल हो रही होगी। तो विनिमय के साधन क्या थे? वैसे तो यहाँ पर वस्तु विनिमय थी, वस्तु विनिमय थी, लेकिन इसके लिए कुछ शब्द हैं, प्रणाली हैं। तो देखिए दोस्तों, निष्क क्या एक शब्द है? निष्क, एक शब्द आया है निष्क। और मित्रों क्या आया है? तो शतमान, क्या है? शतमान, निष्क हो गया, शतमान हो गया, कृष्टान हो गया, पाद हो गया और कृष्ठान हो गया। ये दोस्तों
4 शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ये माप तौल की प्रणाली है, माप तौल की प्रणाली है, माप तौल की ये प्रणाली है। मित्रों आप पॉइंट नोट कर लेंगे। अब यहाँ परिवहन के साधन की यदि हम बात कर लें तो परिवहन सेम था, इक्का गाड़ी थी और बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी। और ज़्यादा अब हाथी का भी विकास हो गया, हाथी, घोड़ा, ये सब यहाँ पर मिलने लगे हैं, तो ये भी परिवहन में अभी प्रयोग में आ जाएंगे। तो मित्रों आज की हमारी क्लास कैसी रही मैं जानता हूँ, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर अच्छे चैनलों की भरमार है। तो मैं भी उन्हीं की तरह एक कदम उठा रहा हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका साथ रहा तो ज़रूर अच्छा करेंगे। मित्रों आज हमारे पास थोड़ा लाइट की अव्यवस्था थी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन जो मैंने ज्ञान दिया है वो अपने पूरा प्रयास किया है और पूरी मेहनत के साथ आपको ज्ञान देने का या आपको पढ़ाने का जो प्रयास किया है, यदि आप उस पर लाइक का थंबनेल दबा देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।